वन एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आता है बताइए। लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है? तो अधिक तारत्व के कारण, और तारत्व को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पिच, याद रखिए, ठीक है। अधिक तारत्व के कारण लड़कियों की आवाज़ पतली होती है और कम तारत्व के कारण लड़कों की आवाज़ भारी होती है। देखिए, मैं एक प्रकार से आपको याद करवाता हूँ। आपने देखा होगा लड़कियों की बोलने की आदत ज़्यादा होती है, लगातार जीभ चलती रहती है उनकी, यानी कि उनकी बोलने की हैबिट ज़्यादा है, तो उनका तारत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। देखा होगा आपने, बतासा खाते समय लड़कियों का मुंह बहुत खुलता है, ऐसे बोलते समय लड़कियों का मुंह बहुत खुलता है, और लड़के बेचारे शांत रहते हैं। 4 लड़कियों को बैठे देख लो, चाहे 4 लड़कों को बैठे देख लो, तो लड़कियां ज़्यादा बोलेंगी और लड़के बेचारे शांत रहेंगे। केवल मजाक के लिए कह रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद करने के लिए है। तो आपको याद हो जाना चाहिए ऐसे में कि लड़कियों की बोलने की आदत ज़्यादा होती है, तो उनका तारत्व तो ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। और लड़कों का तारत्व कम होता है, गर्दन में रहता है एक तारत्व, जिसे पिच कहते हैं, वो कम होने के कारण लड़कों की आवाज़ भारी होती है, ठीक है, याद हो गया होगा। अब देखिए, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि क्या होती है? गूंज। आपने देखा होगा कमरे में जब हम खाली कमरा होता है तो उसमें जब हम बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है। क्यों गूंजती है? परावर्तन के कारण। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन वो होता है जब हम बोलते हैं तो वहाँ से हमारी आवाज़ परावर्तित होकर वापस लौटती है किसी चीज़ से टकराकर, वो कहलाता है परावर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी चीज़ में टकराना प्रकाश की किरण का और वापस लौटना, उसे परावर्तन कहते हैं। ऐसे ही ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का किसी भी चीज़ में टकराना और फिर वापस लौटना, ध्वनि का परावर्तन, इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। और इको, इंग्लिश में इको कहते हैं इसे, ठीक है। गाने में इको का बहुत महत्व है। अब देखेंगे हम, किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है, कितने समय तक रहता है? ये रहता है 1/10 सेकंड तक, ठीक है। कितना रहता है? 1/10 सेकंडों तक। अब देखिए, प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर लगभग में होनी चाहिए। 16.6 मीटर का मतलब लगभग में 55 फुट, ठीक है। 55 फुट की दूरी होनी चाहिए इको के लिए, ठीक है। किन किन के बीच? श्रोता और परावर्तक सतह के बीच। क्योंकि प्रतिध्वनि होती कब है? जब कोई आप आवाज़ बोलते हैं और वहाँ से लौट कर आती है। जैसे पहाड़ों में आपने देखा होगा, पहाड़ों में जब आप चिल्लाते हैं तो पहाड़ों में आपको ही वापस आवाज़ सुनाई देती है, और काफ़ी दूरी पे होते हैं और काफ़ी गूंजती है आवाज़। क्यों? ये होता है ये परावर्तन के कारण। पहाड़ों में आवाज़ गई, वहाँ से वापस लौटती है आपके पास, तो उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। और दूरी कितनी होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए 55 फुट या फिर 16.6 मीटर। सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है। क्यों थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है? जिससे कि ध्वनि का परावर्तन ना हो, ठीक है। अनुरण लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी इसका मतलब प्रतिध्वनि है, ठीक है। यानी कि वापस आवाज़ ना लौटे, क्योंकि वहाँ गूंज होती है ना। जब बहुत बड़े बड़े साउंड लगाए जाते हैं तो साउंड बजेंगे तो गूंज होगी। गूंज को कम करने के लिए, आवाज़ को क्लियर करने के लिए सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल लगा दिए जाते हैं, जिससे ये थर्माकोल का स्वभाव क्या होता है? वो आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं, इसलिए ध्वनि जो होती है वो क्लियर सुनाई देती है। अब देखेंगे, संगीत के कारण खिड़की के शीशों का टूट जाना एवं सैनिकों की एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना घटित होगा। कब? अनुनाद, ठीक है। अनुनाद
अनुनाद क्या होता है? जब आप चलते हैं एक ही ताल में, तो एक ताल में चलने के कारण अनुनाद होने लगता है। अनुनाद से आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति से कंपन होने लगता है, और कंपन के कारण वो पुल गिरने का डर होता है। इसीलिए जब भी सैनिक पुल से निकलते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है आप परेड मत करिए, ऐसे बिना परेड के चलिए। परेड करेंगे जिससे कि वो कंपन होने के कारण, अनुनाद के कारण गिरने का डर रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुनाद के कारण। अब देखेंगे हम रेडियो के कार्य करने के सिद्धांत आधारित है। रेडियो के कार्य करने के सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर, विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर जी। ठीक है, रेडियो के कार्य करने के सिद्धांत आधारित है। इसमें अनुनाद होता है जब हम रेडियो चलाते हैं, जिस कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब देखिए, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना किस कारण होता है? ध्वनि का अपवर्तन के कारण। देखिए, रात में क्या होता है? नमी होती है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि नमी होने के कारण रात में जो आवाज़ होती है वो तेज़ सुनाई देती है, यह ध्वनि की गति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रात में क्या होता है, नमी के जरिए ध्वनि को हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नमी के जरिए अपवर्तन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से होते हुए किरण का जाना या ध्वनि का जाना, ये अपवर्तन होता है। परावर्तन का मतलब किसी भी चीज़ से टकराकर वापस आना। तो जो ध्वनि होती है अपवर्तन में, वो नमी से होती हुई जल्दी से हमारे पास आ जाती है। इसलिए ध्वनि की चाल रात में ज़्यादा होती है नमी के कारण, और इसीलिए ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। किस कारण? नमी के कारण, और इसमें ध्वनि का अपवर्तन होने के कारण। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। अब देखिए, बंद कमरों में भी ध्वनि का सुनाई देने का कारण है ध्वनि का विवर्तन। देखिए, बंद कमरा होता है, उसमें भी ध्वनि हमें सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि विवर्तन का मतलब पहले समझिए क्या होता है। विवर्तन का मतलब होता है जो आपका अवरोध है, अवरोध के किनारे से ध्वनि का मुड़ जाना। आपने देखा होगा जब जैसे ही प्रकाश होता है, प्रकाश जब आता है तो कुछ प्रकाश क्या है, सामने जाता है, कुछ प्रकाश जो अवरोध होता है उसमें हल्का सा मुड़ जाता है, यानी वो भी किनारे किनारे चमक उत्पन्न हो जाती है। किस कारण? विवर्तन के कारण। यही विवर्तन होता है। ऐसा ही ध्वनि में विवर्तन होता है। जहाँ अवरोध आया तो अवरोध से थोड़ी जो ध्वनि होती है वो मुड़ जाती है, कुछ सामने चली जाती है, कुछ मुड़ जाती है। इसी कारण बंद कमरों में भी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो याद रखिए। तो बंद कमरों में ध्वनि का सुनाई देने का क्या कारण है? ध्वनि का विवर्तन, यानी ध्वनि का अपने ही दीवारों में या अवरोधों में मुड़ जाना। अब देखिए, पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी साफ ना सुनाई देना किस कारण होता है? विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए, व्यतिकरण समझिए। व्यतिकरण क्या है? देखिए, व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण जब कोई ध्वनि आती है तो देखिए वो इस प्रकार से श्रृंग और गर्त में आगे की ओर बढ़ती है। श्रृंग और गर्त में आगे की ओर बढ़ती, इस प्रकार बढ़ेगी, और इसी आयाम की एक और किरण इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है? व्यतिकरण। और यदि दोनों तरंगों के श्रृंग और गर्त एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं तो ये कहलाता है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण का मतलब इसमें ध्वनि जो है दोनों मिलकर बढ़ जाती है।
और जो विनाशी व्यतिकरण होता है इसमें एक किरण का गर्त श्रृंग ऊपर होगा, एक इसका गर्त नीचे, और दूसरी वाली किरण का श्रृंग नीचे होगा और गर्त इस प्रकार। यानी कि श्रृंग में श्रृंग नहीं पड़ेगा और गर्त में गर्त नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, ये बाद में जाकर नष्ट हो जाएगी, ध्वनि जाकर नष्ट हो जाती है, तो ये कहलाता है विनाशी व्यतिकरण। तो पास के स्टेशनों में प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई देने के कारण क्या है, विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए समुद्र में नीरव क्षेत्र का होना, ये क्या है, विनाशी व्यतिकरण। यानी साइलेंस जोन, वहाँ साइलेंस रहना, उसमें क्या होता है जब हम बोलते हैं तो जो तरंग जाती है वो तरंग जाकर नष्ट हो जाती है, इस कारण से उसे कहते हैं नीरव क्षेत्र। अब आगे देखेंगे हम प्रकाश। स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, हमेशा आता है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों रूप में होती है। ठीक है, तरंग में भी प्रकाश पाया जाता है और कण रूप में भी प्रकाश पाया जाता है। अब देखिए ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। प्रकाश तरंग होती है अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, बताया था मैंने कल, इसमें देखिए प्र लगा हुआ है, तो प्रकाश कैसी होगी, अनुप्रस्थ होगी। और ध्वनि में धा लगा हुआ है और अनुदैर्घ्य में भी धा लगा हुआ है, इसी प्रकार लिखा जाता है ना। देखिए धा लगे होने के कारण ध्वनि कैसी होती है, अनुदैर्घ्य, और प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ। प्रकाश की चाल का मापन सर्वप्रथम रोमन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रोमन ने। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। देखिए ध्वनि में क्या होता है, ध्वनि में निर्वात में कोई ध्वनि नहीं होती है, यानी कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। और निर्वात क्या होता है, जहाँ वायु ही नहीं है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ ध्वनि सुनाई देगी क्या, नहीं सुनाई देगी। लेकिन प्रकाश के लिए जो रुकावटें होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, यदि इनमें से किसी भी चीज़ को प्रकाश के बीच में ला दिया तो कुछ ना कुछ प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये चीज़ें, जिस कारण से प्रकाश जो है कम हो जाता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में, और ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होती है, ठोस में। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जी आते हैं हमेशा। अब आगे देखेंगे हम दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष, अब इंग्लिश में आने लगा है मायोपिया। ये पेपर में मायोपिया आता है सीधे, और मैं तो अपने से याद किए हूँ, मुझे मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, मुझे दूर की चीज़ नहीं दिखती है। तो जब दूर की चीज़ ना दिखे, मायोपिया मतलब माई लिखा हुआ है, इससे मैं याद किए हुए माई, मतलब मुझे क्या है, निकट दृष्टि दोष, और मुझे अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। अवतल लेंस, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का मतलब मायोपिया, और इसमें दूर की चीज़ नहीं दिखती है, और इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, जिसे बोला जाता है कॉनकेव लेंस। इंग्लिश में आ जाते हैं ये चीज़ें, तो याद रखिएगा। देखिए इस दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख पाता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। ठीक है, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, फिर भी इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। दोष कौन सा है, दूर की चीज़ नहीं दिखती है, लेकिन कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें देखिए पुतली जो होती है,
आँख की पुतली, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। देखिए जब बढ़ेगी इस प्रकार होती है, यहाँ से प्रकाश गया, इस लेंस का काम क्या है, जहाँ जे प्रतिबिंब बना रहा था वहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पुतली की लंबाई देखिए बढ़ गई है, तो क्या होगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बन जाएगा, यानी कि निकट बन जाएगा। निकट बनने के कारण इस दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। रेटिना में ना बनकर उससे पहले बनने के कारण चीज़ धुंधली दिखने लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक, दूरदृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जरा दृष्टि दोष, जरा मीन्स बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्या होता है, दोनों नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, पास की भी नज़र कमज़ोर हो जाती है और दूर की भी नज़र कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है इसे जरा दृष्टि दोष, यानी कि बुढ़ापे में होने वाला आँखों में दोष, दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि भी और दूरदृष्टि भी। देखिए इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों। अब देखेंगे हम दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। दृष्टि वैषम्य यानी विषम दृष्टि होना, हम कहीं फोकस करना चाहते हैं लेकिन हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं आँख द्वारा, तो उसे बोला जाता है अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। इसका निवारण बेलनाकार लेंस है। ठीक है, बेलनाकार लेंस इसका निवारण है, और इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है कि ये क्षैतिज डली हुई है या ऊर्ध्वाधर डली हुई रेखा, इस दृष्टि दोष में ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लेंस की क्षमता। देखिए किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। ठीक है, देखिए इसकी इकाई पूछ देता है, मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक, देखिए धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है, यानी लेंस जो धूप का चश्मा होता है उसकी कोई क्षमता नहीं होती है, क्योंकि धूप के चश्मे में जो कांच लगा रहता है वो देखने के लिए प्रयोग नहीं होता है, वो केवल धूप की रोशनी रोकने के लिए, जिसका प्रकाश ज़्यादा होता है धूप का, तो उसके प्रकाश को कम करने के लिए होता है, इसलिए उसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, 0 होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, ये जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बताया था मैंने, जो मेरे चश्मे में लगा हुआ है अवतल लेंस, उसकी क्षमता कैसी है, ऋणात्मक। ठीक, अब देखेंगे हम दर्पण। दर्पण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे याद रखिए इसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि बताइए ड्राइवर के बगल में जो लगा रहता है दर्पण, जिससे वो पीछे से आने वाले व्यक्तियों को देखता है। हर एक कार में देखा होगा आपने, अपनी भी गाड़ी में देखा होगा, बाइक में देखा होगा, उसमें भी 2 लगे रहते हैं आगे की तरफ, जिससे कि आप पीछे का देख पाते हैं। उसमें कौन सा दर्पण होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। और सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में क्या लगा होता है, इसमें भी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का स्वभाव क्या होता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना और छोटा प्रतिबिंब बनाना। आपने देखा होगा आपके कांच में, बाइक में या कार में लगे हुए कांच में एक छोटा प्रतिबिंब बनता है, पीछे की हर चीज़ दिखने लगती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि बगल से बाइक आ रही है या बगल से कुछ ट्रक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो सड़क पर लगे परावर्तक लैंप जो होते हैं, जिससे कि आप रोशनी होती है, उसमें भी उत्तल दर्पण लगे होने के कारण, उत्तल दर्पण का स्वभाव क्या होता है, किरणों को फैला देना। तो जो रोशनी होती है उसमें लैंपों में,
उस रोशनी को पूरे रोड में फैला देता है। आपने देखा होगा जो ऊपर लगे रहते हैं सड़क पर परावर्तक लैंप, उससे जो रोशनी होती है वो पूरे में फैलती है। क्यों फैलती है? उत्तल दर्पण होने के कारण। तो दो चीज़ों में केवल उत्तल दर्पण होते हैं, बकाया कोई भी चीज़ आ जाए तो उसमें अवतल दर्पण निशान लगाना है। इसी में कन्फ्यूजन होती है हमेशा। तो यदि आ जाए ड्राइवर के बगल में जो लगा रहता है दर्पण कौन सा होता है, या फिर सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और इसके बाद देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है, इससे धूप में आपके कोई भी खाना पक जाता है, वो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट, जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग, जिससे कि फोकस घल सके सामने वाले बल्ब का। ठीक है, हेडलाइट का। और सर्च लाइट, सर्च लाइट का क्या मतलब होता है? जिससे कि आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए, तो सर्च लाइट में भी इसी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि फोकस घले और वो चीज़ दिख जाए। दाढ़ी बनाने में भी इसी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा नाई के यहाँ पीछे लगा रहता है, वो कौन सा? जिससे कि एक सामने लगा रहता है दर्पण, एक आपके जस्ट यहाँ खोपड़ी के पीछे लगा रहता है, जिससे आपके पीछे का हिस्सा भी दिख सके, तो वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है। और चिकित्सक कान, नाक एवं गले की जांच करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिए। तो इतना बस याद रखिए कि ड्राइवर के बगल वाले सीट के बगल में जो कांच लगा रहता है उसमें, और सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में बस उत्तल दर्पण होता है, और बकाया सभी में अवतल दर्पण। ठीक है, याद हो गया होगा आप। अब देखिए जो वाहन होते हैं, वाहनों की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है परवलयाकार दर्पण। कौन सा? परवलयाकार दर्पण। आज के लिए इतना ही, बकाया कल करेंगे। यदि क्लास पसंद आई हो, तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कृपया कमेंट में बताएं, जिससे ही मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा आगे बनाने के लिए। ओके।